क्लास 11 बायोलॉजी लेसन 1 क्लास पार्ट 12 2 आज जीव जगत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बायोलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजी पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जगत, और ये पार्ट 2। आपको बता दें कि आज कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। दूसरा होगा आपका जैव विविधता। तीसरा होगा इसमें द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति के नियम। 5 में पढ़ेंगे वर्गीकरण, और 6 नंबर पढ़ेंगे वर्गीकरण का महत्व। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे टैक्सा क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद से जो 8वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अंडयूज क्या होते हैं। 9 नंबर पढ़ेंगे हम लोग जरायुज क्या होते हैं, और 10 नंबर पढ़ेंगे हम लोग स्तनधारी क्या होता है। छोटा छोटा टॉपिक हम लोग चुने हैं आज। 10 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज। अध्ययन करेंगे खूब बढ़िया से इसको। ये वाला देखो, इन टॉपिक को बहुत गहराई पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है जीव जगत में विविधता, दूसरा जैव विविधता, द्विनाम पद्धति। उसके बाद से द्विनाम पद्धति के नियम कैसे आप लिखते हैं। उसके बाद से वर्गीकरण, तब वर्गीकरण का महत्व, टैक्सा क्या होता है, तब अंडयूज क्या होते हैं, जरायुज क्या होते हैं, स्तनधारी क्या होते हैं। इतना आपको पढ़ना है। जो पहला टॉपिक आप देख रहे हैं जैव विविधता में विविधता, जीव जगत में विविधता। तो पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपसे कोई पूछे कि जीव जगत के बारे में, जीव जगत के बारे में, जीव का अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म, जगत को हम लोग किंगडम कहा जाता है अंग्रेजी में। तो आप कहेंगे ऐसे जगत जिसमें सभी प्रकार के जीवधारी उपस्थित रहते हैं, उसे जीव जगत कहते हैं। उसे जीव जगत कहते हैं। तो ऐसा जगह जिसमें सभी प्रकार के जीवधारी उपस्थित रहते हैं उसे जीव जगत कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत सभी जंतु, पौधे, वनस्पतियाँ इत्यादि उपस्थित होते हैं, इत्यादि उपस्थित होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपके जीव जगत है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता।
जैव विविधता। आप 10 में भी थे तो पढ़े थे, क्या होता है जैव विविधता बताएंगे? जैव का मतलब होता है जीवधारी, और विविधता का मतलब होता है अंतर। तो जीवधारियों में जो अंतर पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। आप कह सकते हैं कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को, जैव विविधता कहते हैं। इसके अंतर्गत कहीं ब्लू व्हेल सबसे बड़ी जंतु है, तो चींटी छोटी जंतु है। इसी प्रकार सिकोया एक बड़ा वृक्ष है, तो शैवाल सबसे छोटे पादप की श्रेणी में आते हैं। तो यही है जैव विविधता। जीवधारियों के बीच में जो अंतर पाया जाता है, जो विभिन्नता पाई जाती है, जो असमानता पाई जाती है, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। हम आपको बता दें कि हम अपने आसपास अनेक प्रकार के जीवधारियों को देखते हैं, बहुत सारे अंतर आते हैं। जो हमें अंतर दिखाई देता है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। आप सभी लोग बता भी सकते हैं। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के जंतु भी देखते हैं, अनेक प्रकार के पादप भी देखते हैं, अलग अलग रंग के देखते हैं, अलग अलग आकार के देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग पूरे 1 करोड़ जीव उपस्थित है पृथ्वी पर। 1 करोड़ माने 1 करोड़ जीव पृथ्वी पर उपस्थित है, जिसमें केवल 20 लाख जीव का ही खोज हो चुका है। देख रहे हो ना, खोज हुआ है, लेकिन सोचो 1 करोड़ जीव हैं, कितने अधिक जीव यहाँ पर हैं। और उस 1 करोड़ जीव में, ये जीव नहीं है, ये जीव के जाति, थोड़ा देख लें, 1 करोड़ जीव के जाति। जैसे मनुष्य एक जाति है ना, तो मनुष्य में पूरा मनुष्य चाहे किसी भी देश का आ जाता है, उसी प्रकार 1 करोड़ जाति के जीव हैं, जिसमें से केवल 20 लाख जीव का ही, 20 लाख जीव का जाति का ही खोज हो चुका है। अभी 80 लाख जीव के जाति का खोज बाकी है। जरा सोचो, इतने अगर पूरा खोज हो जाए तो कितना ज़्यादा जाति हो जाएंगे। जरा सोचो, अभी तक हम आपको बता दें कि लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ये जाति के बारे में बता रहा है। यही अंतर जो होता है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ऐसा लगता है कि अभी अनेक नए नए जीवों का खोज होना बहुत जरूरी, माने बहुत अनेक नए नए जीवों का दिन प्रतिदिन खोज हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि जंगल में एक नया जीव प्राप्त हुआ, हालांकि कुछ जीव अदृश्य भी होते चले जा रहे हैं। डायनासोर का नाम सुने होंगे, अदृश्य हो गया। बहुत सारे जीव जंतु थे जो अदृश्य भी हो रहे हैं, और बहुत सारे नए जीव जंतु का खोज भी हो सकता है। लेकिन
हम आपको बता दें कि कोई भी जीव है, उस जीव का खोज जब हो जाता है, अगर उसका नाम क्या होगा, जैसे मान लो कि आम है, तो आम मान लो भारत में इसका खोज हुआ, भारत के लोग उसको आम कहें या मैंगो कहें। क्या पूरे देश में मैंगो ही कहा जाएगा? ऐसा नहीं। वो अपने अपने भाषा में बोलते हैं, अपने अपने भाषा में उसको नाम देते हैं। कितने जगह आम कहा जाता है, कितने जगह आम कहा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर मान लो एक ही कोई जीव है, उसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, तो हम लोग एक ऐसा व्यवस्था करें कि पूरे माने देश के वैज्ञानिक लोग एक साथ बैठेंगे। जनेवा में आप सुने होंगे, अगर मीटिंग होती है, मान लो कि नए जीव का खोज हुआ, तो उस नए जीव के खोज के बाद एक वैज्ञानिक नाम उसको रखा जाएगा और उस वैज्ञानिक नाम से पूरे देशों में उसी नाम से उसको देखा जाता है। तो मान लो कि आम है, तो अलग अलग देश के लोग आम को अलग अलग हिसाब से अपना नाम रखते हैं, लेकिन पूरे एक मंच होता है, एक मंच पर बैठक होती है, पूरे देश के वैज्ञानिक लोग आते हैं, एक सहमति बनती है कि अगर आम है तो आम का हम लोग क्या नाम दें कि पूरे देशों में उसका एक ही वैज्ञानिक नाम रहे। हालांकि नाम जो लिखा जाता है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के आधार पर लिखा जाता है। माने जो नाम हम लोग लिखेंगे, उस नाम को जहाँ से उस जीव की उत्पत्ति हुई है, उस जीव की उत्पत्ति से संबंधित होना चाहिए। उस जीव के जो आकार होता है उससे संबंधित होना चाहिए। कुछ भी नहीं लिख सकते। जो भी माने जीव होता है, उस जीव के आकार के हिसाब से, उस जीव के रंग के हिसाब से, उस जीव की उत्पत्ति के आधार पर हम लोग उसका वैज्ञानिक नाम देते हैं। समझ रहे हो? तो माने अलग अलग जीव की खोज होती है, लेकिन उसके पूरे एक मंच होता है। उस मंच पर पूरे देश के वैज्ञानिक लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और उस मंच के माध्यम से ऐलान किया जाता है कि इस जीव का ये वैज्ञानिक नाम होगा और पूरे देश में वही नाम चलता है, जिससे कि सभी देश के लोग उसको सुनते हैं तो जान जाते हैं कि यही आपका। जैसे मान लो मनुष्य है, मनुष्य के कितने लोग मैन कहते हैं, वुमैन कहते हैं, आदमी कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जितने भी देश हैं वो मंच पर बैठे, एक रंगमंच पर बैठे और उन लोगों ने कहा कि हम जो मनुष्य हैं उसको अलग अलग नामों से नहीं जानेंगे, एक वैज्ञानिक नाम बनाएंगे और ये वैज्ञानिक नाम पूरे देशों में एक समान चलेगा। और वैज्ञानिक नाम के रूप में क्या लिखा गया? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। पूरे देशों में जो होगा वैज्ञानिक नाम के रूप में होमो सेपियंस ही रखा जाता है। ये सब मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैव विविधता है, एक जीव है उसको अलग अलग नाम से जाना जाएगा तो उसमें विभिन्नता आएंगी, लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने क्या किया कि जितने भी जीव होंगे उसको एक ही नाम से पूरे देश में पहचाना जाए, एक ही नाम से पूरे देश में उसको याद किया जाए। इसके लिए एक पद्धति बनाए जिसका नाम होता है दीर्घनाम पद्धति। आप पढ़े भी होंगे 10 में। दीर्घनाम पद्धति में जो भी जीव होता है, चाहे पौधा हो चाहे वो जंतु हो, जो भी जीव होगा, जीव में पौधा जंतु दोनों आ जाएंगे, उसके 2 नाम होंगे। एक नाम होगा वंश का और एक नाम होगा जात का। एक जात का नाम, एक वंश का नाम होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग दीर्घनाम पद्धति के पास चलते हैं। तो आपसे दोनों आदमी पढ़े हो कैसे? आओ, द्विनाम पद्धति जो मैंने बोला उसको इसमें लिख देना है कि एक ही जीव का पूरे देशों में एक ही नाम से जब पुकारा जाता है तो उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति में जीव के 2 नाम लिखे जाते हैं। द्विनाम से पता चल रहा है, द्विनाम पद्धति में जीव के 2 नाम लिखे जाते हैं। 2 नाम लिखे जाते हैं। पहला वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम।
लिखा जाता है। हालांकि इसे वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। इस नाम से पूरे देशों में पुकारा जाता है। तो जान गए निर्नाम पद्धति के बारे में। जैसे आप उदाहरण में कह सकते हैं मनुष्य। मनुष्य एक जीव है और इस मनुष्य के पूरे देशों में एक वैज्ञानिक नाम से ही पुकारा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस होता है। अब याद होगा, बहुत सिंपल से एक चीज़ बता सकते हैं कि जो होमो लिखेंगे, होमो ये वंश का नाम है। याद है ना आपको? ये वंश का नाम है। और जो सेपियंस आप लिखेंगे ये जात का नाम होता है। सेपियंस, सेपियंस जात का नाम होता है। ओके, ये हुआ निर्नाम पद्धति। दो नाम होते हैं निर्नाम पद्धति में, एक जात का होता है, किसका होता है? वंश का। अब आते हैं थोड़ा सा एक चीज़, ये टॉपिक कवर हो गया। 3 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, चौथा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। निर्नाम पद्धति के लिखने का नियम, कैसे आप लिखेंगे? दिव्यनाम पद्धति के लिखने का नियम। दिव्यनाम पद्धति के लिखने का, देखो पहला नियम होता है कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में लिखा जाता है, तीसरे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, तो लिख लेना, इसका लिख लेना है कि निर्नाम पद्धति में, निर्नाम पद्धति में जीव का नाम तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है तथा यह नाम उत्पत्ति के आधार पर होता है। यह नाम उत्पत्ति के आधार पर होता है। बात समझ में आई? दूसरा बात इसमें लिख लेना कि निर्नाम पद्धति में जीव के 2 नाम होते हैं। दिव्यनाम पद्धति में जीव के 2 नाम होते हैं। पहला नाम वंश का तथा दूसरा नाम जाति का होता है। पहला वंश का और दूसरा जाति का। तीसरा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का हो गया। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग लिखते हैं। माने अभी आपको बताते हैं कि जब निर्नाम पद्धति में जीव का नाम लिखते हैं तो
दोनों अलग अलग लिखते हैं। दोनों अलग अलग। 4 नंबर आ जाओ यहाँ पर। चार नंबर में कह सकते हैं कि हमेशा वंश का, देखो जब भी लिखोगे ना तो वंश का नाम जो होता है बड़ा अक्षर में लिखते हैं। वंश का नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है और दूसरा अक्षर छोटा होता है। छोटा होता है। आप उदाहरण में होमो सेपियंस को लिख सकते हैं। होमो सेपियंस। पहला वंश, दूसरा जात का वर्ग। इस तरीके से आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। देखो ये होता है आपका दीर्घनाम पद्धति। अगर आप दीर्घनाम पद्धति के बारे में खूब बढ़िया तरीके से सजा दी। इसके 2 नाम होते हैं, एक वंश का एक जात का। वंश का हमेशा कैपिटल लेटर में, जात का हमेशा स्मॉल लेटर में। चलो देखना कि वर्गीकरण के जनक, वर्गीकरण नहीं, द्विनाम पद्धति के जनक, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस याद कर लेना इसको। अब लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है वर्गीकरण। वर्गीकरण देखो इसके अंतर्गत बता सकते हैं। पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा कि सभी जीवधारियों को एक साथ हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। समान गुण वाले जो जीवधारी होते हैं उसको एक समूह में रखा गया है। माने जितने जो जीव होता है उसका गुण जब एक जैसा मिलता है उसको एक साथ रखा जाता है। इसी को हम लोग वर्गीकरण करते हैं, मैं बांट करके अध्ययन करते हैं। और वर्गीकरण के जनक किसे कहते हैं याद है? किसके कहते हैं वर्गीकरण के जनक? कैरोलस लिनियस ही आता है इसमें। ये लोग इसके अंतर्गत समान गुण वाले जीवों को अलग अलग समूहों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समान गुण वाले जीवों को अलग अलग समूहों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसको जो वर्गीकरण होता है इसमें हमेशा याद रखोगे, वर्गीकरण में जो गुण जो जीव होते हैं उन जीवों को हम लोग अलग अलग बांट करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वर्गीकरण के महत्व। 6 नंबर में आ जाओ वर्गीकरण के महत्व। वर्गीकरण के महत्व बहुत सभी महत्व है वर्गीकरण के अंतर्गत। पहला ही होता है कि इसके अंतर्गत अलग अलग जीवों को
एक साथ आसानी से अध्ययन कर लिया जाता है, अध्ययन कर लिया जाता है। पहला तो यही बात आपकी हुई। दूसरा क्या होगा बाबू? दूसरा आप कहेंगे कि इसमें एक जीव का अध्ययन करने पर उस समूह में जितने जीव होते हैं सबके बारे में जानकारी हो जाती है। इसके द्वारा किसी समूह में उपस्थित एक जीव का अध्ययन करने पर उस समूह में उपस्थित सभी जीवों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि इसके द्वारा जीवों के बारे में कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ समझे? काय बड़ीकरण का महत्व आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, हमारे पास एक शब्द है टैक्सा। आप पढ़े होंगे किताब तो उसमें बहुत बार लिखा होगा। क्या होता है टैक्सा? कोई बताएगा? हाँ, ठीक किए हो, बहुत अच्छा किए हो। हाँ, कह सकते हैं ना, किसी जीवों के सभी गुणों को एक साथ अध्ययन किया जाता है। एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सा। जिसे उदाहरण ले लो, गेहूँ का ले लो, गेहूँ ले लो। ठीक है। और तुम गेहूँ के बारे में अध्ययन करो। गेहूँ ले लो तो गेहूँ के गुण, आकार, रंग के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे टैक्सा कहा जाता है। टैक्सा देख लो। तो टैक्सा के बारे में भी आपको जानकारी हो गई। कोई भी जीव है, उस जीव के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, पूरे गुणों के एक साथ अध्ययन करेंगे। आकार कैसा है, रंग कैसा है, उसका कितना वो पैदावार देता है, अगर पौधा है तो जंतु है, जंतु की आकार कैसी है, जंतु का रंग कैसा है, तो उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग टैक्सा कहते हैं। अच्छा, चलो एक शब्द और आ गया टैक्सा के बाद, अंडयूज। नाम सुने अंडयूज? क्या होता है? हाँ, सभी बहुत सिंपल है। अंडयूज लिख लेंगे। बताओ, इसमें लिख देना कि ऐसे जीव जो अंडा देते हैं उसे अंडयूज कहते हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन था। ऐसे जीव जो अंडा देते हैं उसको अंडयूज कहते हैं। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं भाई? मुर्गी लिख लीजिए।
गौरैया लिख सकते हैं, सर्प भी लिख सकते हैं आप। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर एक मुर्गी जब अंडा देती है, याद रखना, तो उस अंडे के निर्माण में लगभग 27 घंटा का समय लगता है। याद है ना आपको, मैंने बताया था कभी, एक अंडा के बनने में, एक अंडा के निर्माण में 27 घंटा का समय लगता है, जिसमें केवल 24 घंटा, केवल 24 घंटा जो ऊपर का कवच, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, 24 घंटा ऊपर का कवच बनाने में समय लगता है, बनाने में समय लगता है, जबकि 3 घंटा अंदर वाला भाग बनने में समय लगता है, जबकि 3 घंटा अंडा के अंदर वाले भाग बनने में समय लगता है, समय लगता है। ओके, अंडे भी जान गए। लास्ट जरायुज का होता है, इसको भी देख लेते हैं। याद है जरायुज किसे कहते हैं? ऐसे जीव, ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। ठीक है, इसी में तने आप लिख लेगा स्तनधारी। चल नोट में एक बता देते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, कि अंडयुज की संख्या अधिक है तथा ये मनुष्य हो जाएगा, इसको उदाहरण मनुष्य लिख लेंगे। और भी तमाम प्रकार के जितने जंतु होते हैं सब लिख सकते हैं जो बच्चे देते हैं। अंडयुज की संख्या अधिक तथा जरायुज की संख्या कम होती है। लास्ट टॉपिक आज का होगा स्तनधारी। स्तन क्या कहेंगे? ऐसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तथा जिसमें स्तन पाए जाते हैं उसे स्तनधारी। अच्छा, क्या पुरुष स्तनधारी है? आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि स्त्री स्तनधारी है, बताओ। हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों हैं, दोनों में स्तन पाए जाते हैं, लेकिन स्त्री में जो स्तन होती है विकसित होती है, पुरुष में विकसित नहीं। ठीक है ना, पुरुष में पाया जाता है लेकिन इसमें विकसित नहीं होता। आज का ये टॉपिक था बायोलॉजी का, समझ गए।